नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोबारा सत्ता में आई धामी सरकार ने भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए कसरत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीएम धामी पहले ही कह चुके थे कि उनका सपना है कि देवभूमि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस सपने को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप का शुभारंभ कर दिया है। इस नंबर और ऐप पर कोई भी व्यक्ति अब सीधे शिकायत कर सकता है। शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग के ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का शुभारंभ किया। जो भी शिकायतें ऐप पर मिलेंगी उन पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकपाल और लोकायुक्त का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लोकपाल वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन का टोटका बना था, लेकिन टोटके का इस्तेमाल कर सत्ता में आने वाले लोग अब खुद ही एक अनचाहा झंझट समझकर इसे भुला चुके हैं। वहीं प्रदेश में लोकायुक्त फाइल राज्यपाल के यहां से कहां गायब हो गई, इसका भी पता नहीं है। उनकी नई पोस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि वर्ष 2016 में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य विधानसभा की ओर से संशोधित रूप में पारित कानून के तहत लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हौसला किया था। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में दोनों कमेटियां, एक हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में और दूसरी कमेटी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मार्गनिर्देशन में गठित हुई। पहली कमेटी ने अपना दायित्व पूरा कर समय पर पत्रावली दूसरी कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। दूसरी कमेटी में राज्य के मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन करने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रतिपक्ष के तत्कालीन नेता, एक वरिष्ठ मंत्री और विधानसभा के स्पीकर बैठे। इसके बाद सर्वसम्मति से लोकायुक्त और बेंच का चयन कर राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद यह फाइल कहां गई, इसका आज तक किसी को पता नहीं। नहीं, हम पहले दिन से सजग हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे कार्यालयों में तमाम जगह पर जहाँ पर भी आम जनता को, सामान्य जनता को इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उनको इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अपने काम के लिए किसी के आगे पीछे न भागना पड़े। इसलिए आज ये हमने ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से सभी लोग सीधे सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान के लिए लगातार जो है हमारा डिपार्टमेंट, सरकार लगातार प्रयास करेगी, लगातार काम करेगी। एंटी करप्शन ऐप नहीं आया था, लेकिन सर नहीं, हमने ये संकल्प लिया है और ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखेंगे। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुशील राठी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और चंद्रशेखर भट्ट जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए कसरत तो आपने शुरू कर दी है, लेकिन 2017 का मुद्दा तो आप भूल ही गए। सर, लोकपाल, लोकायुक्त ये कहां चला गया, कौन से बस्ते में है? अब वापस लाने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी क्या? पल्लवी जी, देखिए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये एक स्पष्ट संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और एक 1064 जो एक भ्रष्टाचार मुक्त ऐप जारी किया, उसमें चाहे किसी भी प्रकार का, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है और इस ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही होगी। किसी प्रकार की ढीला हवाली होने की इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और जिस प्रकार से अभी त्वरित 3 मई से 4 धाम यात्रा आरंभ होने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बड़ी बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि 4 धाम में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति
अनावश्यक परेशान करने का काम करेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही होगी। और जिस तरह से सरकार ने एक बीड़ा उठाया है, उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार पिछले 5 सालों से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का कोई समझौता ऐसा संजीव जी, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर ये कितनी लागू हो पा रही हैं वो देखना जरूरी है। कहने को तो आप बहुत योजनाएं बना चुके हैं सर, हर योजना का लाभ नहीं पहुंचता है ना। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यही जानकारी चाहूंगी कि आप सिर्फ पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति बता दीजिए कि जीरो टॉलरेंस के मामले पर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? पल्लवी जी, देखिए, रैंकिंग करने वाले अपनी किस तरह की रिपोर्ट देते हैं वो सब चीजों की जानकारी आपको भी है, हमको भी है। लेकिन धरातल पर आज जीरो टॉलरेंस की जो स्थिति है, आप ये देखिएगा, कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में कोई भी गलत काम करने से थर्राता है, डरता है और वो सोचता है कि इसकी मेरे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने जितने कर्मचारी, अधिकारी या जितने भी लोग हैं, सब एक दायरे में रह के काम करने का प्रयास करें। चलिए, सुशील राठी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बताइए सर, अब धामी सरकार नए नए प्रयास कर रही है तो उनके प्रयासों में थोड़ा साथ दे दीजिए। अभी बने हुए कितना ही समय हुआ है सरकार को, अगर वो चाहते हैं कि देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त हो तो थोड़ा सहयोग आप लोग भी कर दीजिए। देखिए, माननीय हरीश रावत जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब लोक आयुक्त लेकर आए थे वो, और विधानसभा में पास होकर इनके राज्यपाल ने उसको पास नहीं किया। तो ये भाजपा वाले लोक आयुक्त से क्यों डर रहे हैं? ना भारत सरकार ला रही है, ना जो है राज्य सरकार ला रही है, तो उसमें ऐसा क्या है? उसमें तो सब का नकेल कस जाती है, चाहे वो नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है। अगर जो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके अंतर्गत आएगा, तो उसको क्यों नहीं ला रही है? अब ये भ्रष्टाचार उसकी बात करें, लोग महंगाई से मर रहे हैं। अभी देखिए, चुनाव से पहले डीजल, पेट्रोल और महंगाई वही रुकी हुई थी, और उसके बाद किस तरीके से जो है आज डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, तो इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। खनन ये सरकार की प्राथमिकता है। तो इन चीजों से जो है क्या होने जा रहा है, भ्रष्टाचार का ये बोलते रहेंगे, करेंगे कुछ दिन। पिछले 5 साल निकाल दिए और 5 साल ही ऐसे निकाल देंगे, लेकिन लोग आयुक्त क्यों नहीं ला रहे हैं? तो आप लोगों का मतलब मुख्य मुद्दा यही है कि आप लोकपाल लेकर आइए, जो वादा आपने किया था उसे एक बार फिर से निभाइए। चंद्रशेखर जी, दिल्ली में भी आप इसी मसले पर सरकार बनाने में सफल हो पाए थे कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे। आपकी फाइल तो राज्यपाल के पास ही अटकी रह गई, यहाँ पर भी राज्यपाल के पास ही अटकी रह गई फाइल। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और अच्छा काम करें, उसके लिए उनको बधाई देंगे। लोग अच्छा काम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन अभी इनके जो राज्यपाल होते हैं दिल्ली में भी, आपको पता है कि दिल्ली में तो एक भाई इधर से उधर नहीं जाते बिना राज्यपाल के, और छोटी बात के लिए उनसे बात करनी पड़ती है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हरीश रावत जी ने की थी, सनोज जी ने की थी, जिसने भी की थी, यहाँ पर तो पूर्ण राज्य है और राज्यपाल चाहे तो कर सकते हैं। हमारे मंत्रियों की कई रिपोर्ट आती है कि अभी एक धांधली का मामला आया है इसमें कोऑपरेटिव में, मंत्रियों पर आरोप लग जाते हैं, सामने बात हो जाती है, लेकिन कोई उसके लिए कोई कह ही नहीं सकता। अधिकारी कर्मचारी तो करते ही है, लेकिन जितनी भी बात अगर कही जाए बीजेपी के राज्य में हो, इसकी कोई अच्छी शुरुआत पहले से भी न की गई। क्योंकि अगर इनके पास ऐसा कोई ठोस उपाय होता या ऐसा कुछ सोचते तो निसंदेह इस राज्य में जो है, जिस भावनाओं के लिए राज्य बना था, जिन उद्देश्यों के लिए राज्य बना था, तो आज यहाँ का पलायन रुक जाता, यहाँ का रोजगार मिल जाता, यहाँ लोगों को कुछ अच्छी बातें मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल जाति धर्म के नाम पर लड़ते लड़ते लोग बहुत आगे चले जाएंगे, और ये भी एक बेवकूफ बनाने जैसी प्रक्रिया मुझे लगती है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर यहाँ पर रुक लेते हैं। ब्रेक के उस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, 11 पहाड़ी राज्यों में तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड नीति आयोग की रिपोर्ट में जीरो टॉलरेंस की नीति पर। अब आप प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि नीति आयोग तो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना लेता है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है सर, आपको नीचा दिखाने का काम क्यों करेगी बीजेपी? पल्लवी जी, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, पिछले 5 वर्षों में पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। NH 74 का जो एक बड़ा भूमि घोटाला जो कांग्रेस के समय पर उत्तराखंड में हुआ था, उस घोटाले की जांच करते हुए हमारी सरकार ने पहली बार पटवारी से लेके एक IAS अधिकारी तक को सीटों के पीछे भेजने का काम किया। ये है हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार। हम लोग जो काम करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं। हम कांग्रेस की तरह खाली बयानबाजी नहीं करते, अनर्गल बयानबाजी नहीं करते, जनता को भ्रम में रखने का काम नहीं करते। हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम हरीश रावत जी की तरह जो लोकपाल के ऊपर ये अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं यदा कदा, और जिस समय 2016-17 में जाते जाते इन्होंने तमाम जो लोकपाल की फाइलें थी सचिवालय में, आपको ध्यान होगा सचिवालय में एक आग लगवाई गई थी, और जिसमें इस तरह की जो भी विवादास्पद तमाम फाइलें थी। जाते जाते धामी के कार्यकाल में भी सचिवालय में आग लग गई थी, वो भी आपने लगवाई थी, अगर आप उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो। पल्लवी जी, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, और उसके बाद इनके ही तमाम जो विरोधी गुट के नेता हैं कांग्रेस के ही, उन्हीं लोगों के बयान आए थे कि इसके पीछे एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के आपके हरीश रावत जी के जो विरोधी गुट के लोग हैं, उन्होंने सार्वजनिक बयान इस प्रकार के दिए थे जो एक जांच के दायरे में उन लोगों के बयान आते हैं, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी नीति नियत पूरी तरह से स्पष्ट है, हम जीरो टॉलरेंस की सर, दो बातें हैं यहाँ पर। आप ये तो एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपने बोला था, आपने लोकपाल का वादा किया था, इन चुनावों में ना सही, पिछले चुनावों में तो आपने वादा किया था ना। 5 साल में आपने वो वादा नहीं निभाया, ये बात आप मानिए तो सही। कोविड टेस्टिंग घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, इसे मानिए तो सही। ये चीजें कम से कम एक्सेप्ट करेंगे सर, तो आप नीचे झुक नहीं जाएंगे, आप गिर नहीं जाएंगे। पल्लवी जी, आप जिस कोविड घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो भी एजेंसी वहां पर नियुक्त थी हरिद्वार में कुंभ के समय पर, उस एजेंसी के प्रति जांच चल रही है, और उसमें कई जो इस तरह के कुछ लोग जो इन्वॉल्व पाए गए थे, उन लोगों को सजा भी देने का काम कोर्ट कर रही है, और उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है। सरकार किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को कभी भी बचाने का प्रयास नहीं करती, बल्कि सरकार ऐसे तत्वों को दंडित करने का काम करती है, उन पर कार्यवाही करने का काम करती है। और हमारी सरकार का मंतव्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है, हम भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में कदापि पनपने नहीं देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट मंतव्य है, और इसी मंतव्य को धरातल पे उतारने के लिए 1064 का जो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप लाया गया है, वो पूरी तरह से कारगर साबित होने जा रहा है। चलिए ठीक है। सुशील राठी जी, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं संजीव जी कि हाँ, लोकपाल का वादा हमने किया था और हम नहीं ला पाए, और आप ही के घोटालों की लिस्ट एक बार फिर से सामने रख दी गई है। राठी साहब, अभी सहकारिता का घोटाला हुआ है, उसका कोई कुछ नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं कि ये कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये अपने मुंह से ही बस बोलते रहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े वायदे जनता से किए थे कि जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला। काला धन लाएंगे, आज तक वो काला धन नहीं आया। मतलब
कोई भी वादा जनता महंगाई कम करेंगे 100 दिन के अंदर, वो कम नहीं हुई। डीजल पेट्रोल कम करेंगे, वो कम नहीं हुआ। तो आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ ये मुंह से बोलते रहते हैं। लोक आयोग जब आया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर जो उसको ये लागू कर दे, राज्यपाल से लागू करा दे, वो भी एक चुनी हुई सरकार थी, अगर जो कैबिनेट में पास हुआ है तो लोक आयोग जी उन्होंने वायदा भी क्या है, अपने घोषणा पत्र में भी लिख के दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है लोक आयोग लाने में? अभी जो ये 1064 नाम से ऐप और ये नंबर शुरू किया गया है, इसकी आप सराहना करते हैं? मतलब लोक आयुक्त की बात हो रही है ना, तो इन्होंने जनता से वायदा किया है। मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ सर, लोकायुक्त के अलावा कि अभी जो धामी सरकार ये योजना लेकर आई है, ये ऐप लेकर आई है, हेल्पलाइन नंबर लाई है, इसकी विपक्ष सराहना करता है या नहीं? देखिए अब ये क्या क्या राठी जी आवाज मिल रही है? सुशील राठी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी मैं रिएक्शन जानूंगी यहाँ पर। अब जो ये धामी सरकार ने फैसला लिया है, ऐप लेकर आई है, हेल्पलाइन नंबर लेकर आई है, आप सराहना करते हैं इन प्रयासों की? नहीं, मैं मुझे बोल रहे हैं। हाँ, आपसे ही मेरा सवाल है भट्ट साहब। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ही सराहना की है कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है, वो कोई भी हो, है ना, वो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा दिखाई देगा तो अच्छा जनता कहेगी मेरे बोलने से क्या होता है। लेकिन केवल बेवकूफ बनाने वाला काम न करे। एक नंबर लाई, अच्छा काम करे, ये बात अलग है, लेकिन करेगी नहीं ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ऐसा कुछ करेंगे नहीं। जो ये सहकारी घोटाला है, कि इनके मंत्री घोटाला करते हैं, इतने गंदे गंदे काम करते हैं, हम तो देखते हैं पहाड़ों में। इनके अधिकारियों से पैसा वसूल करते हैं विधायक। मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज है। मैं पूरा जीवन राजनीति में रहता हूँ और मैंने देखा है कि बीजेपी के लोग, जो बीजेपी को लोग बड़े सम्मान से देखते थे, आज पैसों से, शराब से, ऐसे गंदी चीजों से चुनाव जीते हैं। कोई तरीका नहीं इनके पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, केवल पैसे से ये चुनाव जीतते हैं, इसके और कुछ नहीं। और लड़ाते हैं लोगों को, ये आपस में लड़ाने का ही काम करते हैं। कौन सी ताकत इनके पीछे काम करती है, ये प्रत्यक्ष देखने के। मैं पहाड़ में रहता हूँ, पहाड़ में जन्मा हूँ, पूरा समय लगा, लेकिन वो बीजेपी चले गई, ये दूसरी बीजेपी है। और ये क्या करती है, कैसे करके छलाव करके वोट ले आती है, कुछ पता नहीं लग पाता। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बहुत दुखी है कर्मचारियों से, अधिकारियों से, और जनता अपने काम के लिए पहाड़ों में पूरी तरह त्रस्त रहती है। पर सवाल यहाँ पर ये भी तो उठ जाता है ना सर, अगर पैसों से जीत रही है, छलावा करके जीत रही है, तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है ये चीजें? विपक्ष में रहने के नाते विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा पा रहा है कि लोगों की आंखें खोल सके, जो आंखों पर इस समय पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हटा सके? नहीं, वो इसके पीछे दोनों दल है ना, बराबर देख लीजिए ना। आप टीवी में एक व्यक्ति कांग्रेस में चला जाता है, बीजेपी में चला जाता है, आप उठा के देखें ना कांग्रेस। अगर कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में, हरीश रावत जी कल बीजेपी में चले जाए तो बात खत्म है, वाई वाई है। ये जो परंपरा है, वहां चले गया तो वो सतपाल महाराज जी आज महान बने हुए हैं। ये बहुत छोटी छोटी जनता भी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। और जब तक कोई विकल्प नहीं होगा, हम तो तीसरे विकल्प की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन जनता ने अभी स्वीकार नहीं किया, तो जब तक नहीं करेगी तब तक ठीक है। तीसरा विकल्प आपको उत्तराखंड में तीसरा विकल्प आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए तो अब आपको पूरे 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। चुनावों से पहले, महज 5 महीने पहले आकर अगर आप चाहें कि हम तीसरा विकल्प बन जाएं या हम जनता के दिलों पर राज करने लगे, तो ये तो संभव नहीं है। 5 साल आप बिताइए तो सही जनता के साथ। जी जी जी, ये हो सकता है, ये हमारी कमी हो सकती है। हम इस ढंग से जनता के बीच नहीं जा पाए होंगे, हमारा संगठन का ढांचा इतना ढंग से नहीं बन पाया, हमारे पास, हम गलत लोगों को नहीं लाए, हम भी पैसे वाले लोगों को ला सकते थे, ऐसी हो सकता है। लेकिन जनता एक दिन समझेगी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जिस दिन बुद्धिजीवी लोगों के समझ में आएगा, जो पहाड़ों में रह रहे, जो पहाड़ों में काम करा रहे, छोटा सा काम कराने के लिए आदमी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और नहीं होता उसका काम, बिना दिए हुए काम होता ही नहीं है। मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं तो चमोली जिले के सीमांत पे रहता हूँ, भुवनेश्वर में रहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि छोटा सा अधिकारी, छोटा सा कर्मचारी कुछ दिए बिना कुछ काम नहीं करता है, पूरा जीवन गुजर गया। ये परंपरा कांग्रेस बीजेपी की देन है। उत्तराखंड बनने के बाद इसकी दर बढ़ी है, और इतनी बड़ी दरी है कि जो काम पहले 10 रुपए में होता था वो 10,000 तक चला गया है, चाहे कोई भी काम हो। और ये उसमें संरक्षण नेता देते हैं, पार्टी के नेता देते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों।
इसे दोनों पर आरोप है, ये दोनों कुछ करेंगे नहीं, जनता को समझना पड़ेगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि अब जब ये हेल्पलाइन नंबर या ऐप जारी की गई है तो आप लोगों की मदद करेंगे। जहां पर 10 रुपए का काम 50 रुपए में कराया जा रहा है तो ये शिकायतें अब आप लोगों के द्वारा भी इस ऐप पर डाली जाए, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी भी कमी होगी। तो आप विपक्ष में रहकर जनता की मदद करने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। संजीव वर्मा जी, अब सवाल यहाँ पर ये है, जैसा कि बता भी रहे हैं भट्ट साहब, कि छोटे छोटे काम के लिए अभी रिश्वत देनी पड़ती है। 10 रुपए का काम होगा तो 50 रुपए लोग ऐंठने की कोशिश करते हैं। इन चीजों पर आप लगाम लगा पाएंगे या हमारे सिस्टम में हमेशा इसी तरीके से रिश्वतखोरी भरी रहेगी? सर पल्लवी जी, मैंने जैसे पहले आपसे बात की, मैंने पहले आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे एक किसी व्यक्तियों के लिए ये या एक निश्चित संस्थाओं के लिए ये ऐप जारी नहीं किया, बल्कि उत्तराखंड की आम जनता के लिए इस पे कोई छोटे से छोटा कोई 100 रुपए भी मांगता है, कोई कर्मचारी अधिकारी, भ्रष्टाचार किसी भी छोटे छोटा हो बड़े से बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति सीधे इस हेल्पलाइन पर, इस ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और एक मैंने टाइम पहले भी आपको कहा सर, आप लोग दे देते हैं नियम कायदे, आप लोग कर देते हैं सुविधाएं, ये लागू नहीं हो पाती हैं। अब आपने तो इस ऐप का शुभारंभ कर दिया, लोगों को कितनी समझ में आई, लोगों को चलाना आया नहीं आया, ये सुनिश्चित कौन करेगा, इसके बारे में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संजीव जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हेलो जी जी संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ पल्लवी जी, जैसे मैंने आपको बोला, यह ऐप तमाम जनता के लिए है, तमाम उत्तराखंड को सुविधा देने के लिए है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना न किसी भी झेलनी पड़े, ना किसी को कोई असुविधा झेलनी पड़े। किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है, इस ऐप के जरिए वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये ऐप जो हमारी विजिलेंस है, विजिलेंस से जुड़ा हुआ है और तमाम जितने भी विभाग हैं, तमाम विभागों के विजिलेंस से ये ऐप जुड़ा हुआ है। और साथ ही अगर विजिलेंस की परिधि में कोई भी शिकायत नहीं आती है तो वो शिकायत ऑटोमेटिकली माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐप है, ये जो शिकायती प्रकोष्ठ है, ये उसमें ट्रांसफर हो जाती है और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर आपकी शिकायत का भी निवारण होता है। साथ ही आपने जो बड़ा प्रश्न किया था कि आपने ऐप तो जारी कर दिया, लेकिन लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संगठन के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार इस बात के लिए कहा है कि आप जन जन तक इस ऐप को पहुंचाने का काम करें, जन जन तक जन जन को आप एक अवेयरनेस लेके आए और उनको बताएं कि ये आपके अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार निरोधी एक जो ऐप लेके आए हैं, उससे उनको कितनी मदद मिलने वाली है। और हम जितने भी कार्यकर्ता है पार्टी के, हम जन जन को इसके बारे में एक अवेयर करने का काम पूरी तरह से कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। चलिए संजीव जी, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आप, और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम यहाँ रुक कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राठी साहब, आपसे भी मैं ये अश्योरेंस चाहती हूँ सर कि अब जब ये ऐप लॉन्च की गई है तो आप लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जनहित का ही कार्य है। सुशील जी, आवाज मिल रही है आपको? सुशील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
भट्ट साहब, अब आगे आने वाले समय के लिए आपको उम्मीदें लग रही हैं कि देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है वो पूरा हो जाएगा, और पूरा कैसे करना है उसके लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहें? कोई जनप्रतिनिधि अगर किसी काम को शुरू करता है तो सारी जनता उसका साथ देती है, लेकिन उसकी नियत साफ होनी चाहिए, उसकी टीम की नियत साफ होनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी नियत है तो उनके मंत्रियों पर जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, 22 आ गया, 22 साल हो गए हैं, इतने मुख्यमंत्री बदल दिए गए, एक भी जांच नहीं हो पाई। ये तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, बीजेपी के पास में और कांग्रेस के पास में है। 52 घोटाले में दोबारा आ गई थी, कहाँ है? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पहले आप उनको तो कांग्रेस को ही करिए, आप कटघरे में तो सरकार में रही है, अपने लोगों पर ये कुछ नहीं करेंगे, ये लोग केवल दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। और एक दिन उत्तराखंड की जनता, लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम जनता को समझाएंगे भाई आप करिए, आप इनका साथ दीजिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए। लेकिन ये मैं पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि बीजेपी के कार्यकाल में किसी तरह का कोई बड़ा घोटाला हुआ भी है। बहुत घोटाले हुए मैडम, कब नहीं हुए आप बताइए, आप पत्रकार हैं। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, संजीव जी ने अभी बोला, सर आपने शायद उनकी बात सुनी नहीं, संजीव जी ने कहा तो सही कि हमारे कार्यकाल में घोटाले कहाँ हुए, बताइए। 2017 से वो कह रहे हैं ऐसा कोई बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं। अभी घोटाले हुए हैं, अभी जो ये आपका इसी समय कोविड के उसमें बड़े घोटाले हुए हैं, कहाँ है वो घोटाले? उनका कोविड टेस्टिंग घोटाला, उसको लेकर जब मैंने सवाल किया तो संजीव जी ने कहा हमने उस पर कार्रवाई की, अब हाईकोर्ट के थ्रू जो भी होना है हो जाएगा, हमने किसी को बख्शा नहीं। किसको बख्शना नहीं है? कौन गया आज तक? कोई नेता बताइए मैडम आज तक। अगर 22 साल में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई प्रधान, कोई जनप्रतिनिधि किसी पर हुआ हो, वो तो कहीं न कहीं संरक्षण में पल रहा है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है तो प्रभु कृपा से चल रहा है, समझे मैडम? ये हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं इस बात, और आप भी देख रहे हैं। पूरा उत्तराखंड जो है प्राइम से लेकर किसी चीज से लेकर छोटा काम करवा लीजिए आप, छोटी सी काम के लिए आपको अच्छी रकम देनी पड़ती है, और वो रकम दिए बिना आपका काम हो नहीं सकता। और वो रकम इसलिए देनी पड़ती है कि विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के इनके खर्चों को अधिकारी पूरा नहीं कर पाता है। ये हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं की नाज नखरे सब दिखाई देते हैं, पहाड़ों के अंदर सब दिखाई देते हैं। इसलिए ये चीज जनता के समझ में जब तक आएगी, और हम इसी चीज के लिए लोगों का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी अच्छा काम करती है, बीजेपी में अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों की चले तो बताइए, कितनी विचित्र बात है कि अच्छे लोगों की नहीं चलेगी। वो व्यक्ति हार जाएगा, उसे आप मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या ये अच्छी बात है? क्या अच्छी परंपरा है? क्या तुम्हारे पास 47 जीतने वाले लोग क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? अगर हार गए हैं तो आपको हार स्वीकार करनी चाहिए, नहीं कर देंगे तो ठीक है, उससे जनता की अच्छी बात है। आप बोले अच्छी परंपरा है, एक व्यक्ति हार जाता 47 लोग और जीते हुए, इतना साहस नहीं किसी नेता को बोलने का कि भाई गलत हो गया। जिस बीजेपी के पास इतना बड़ा बहुमत है कि बाद ही उठते हैं, तो वो क्या जनता का भला करेगी? जो ऊपर से आएगा फरमान कर देंगे, फिर बदल देंगे कुछ दिनों बाद। हमारे चमोली उसमें पूरे 5 साल जो है रहा, देवास्थानम बोर्ड बना रहा, लास्ट में बदल दिया गांधी जी ने, और अच्छे वोट मिल गए यहाँ से चमोली रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुना। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि जनता को समझना पड़ेगा, और जनता समझेगी, क्योंकि यहाँ ये घर में बहू भी ग्रेजुएट है, और ये अभी जिस दिन समझ जाएगी जनता कि भ्रष्टाचार हमें को ठीक करना पड़ेगा, उस दिन ठीक हो जाएगा। संजय वर्मा जी, लोकपाल के मसले पर आप आगे बढ़ेंगे क्या भविष्य में? मैं बस जानना चाह रही हूँ कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा, जो फाइलें अटकी हुई है वो फाइलें अब दोबारा प्रक्रिया में लाई जाएंगी? पल्लवी जी देखिए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही कहा है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार को चला रहे हैं, और जनता को हमने उसके अंदर भागीदार बनाया है। जनता की राय के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपना जो दृष्टि पत्र जारी किया था, उस दृष्टि पत्र में हमने तमाम जनता से सुझाव मांगे, और जो जनता ने हमको सुझाव दिए हमने उनको इम्प्लीमेंट करते हुए
अपना दृष्टि पत्र तैयार किया और उस दृष्टि पत्र को हम लोग अक्षरशः उसका अनुपालन करते हुए उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय, जिस समय हमारा चुनाव लगभग पीक पर था, उस समय उन्होंने जनता से एक वायदा किया था और यह वायदा हमारे दृष्टि पत्र में भी है कि जैसे ही हमारी सरकार का गठन होगा, हम सबसे पहली कैबिनेट में यूनिवर्सल सिविल कोड का मुद्दा लेकर आएंगे और हम लेकर आए और उसके ऊपर हमने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे तो आपने महंगाई और बेरोजगारी पर भी वादे किए थे, वो तो अभी आपने शुरू नहीं किए सर। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का अता पता नहीं है, इन पर भी काम कर लेते। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो थोड़ा बाद में भी लाया जा सकता था, क्योंकि वो अभी किसी को इतना प्रभावित नहीं कर रहा है जितना महंगाई और रोजगार इस समय प्रभावित कर रहा है। पल्लवी जी बोलने दीजिए मेरे को, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। दूसरा, हमने एक साल में 3 सिलेंडर अपने जो बीपीएल श्रेणी के अपने जितने बताता है, जितने भी हमारी जनता है, उनको एक साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का हमने जो वायदा किया था, 1 अप्रैल से हमने उसको लागू करने का काम कर दिया है। करेंगे नहीं कह रहा हूँ, कर दिया है। तीसरा, जो अपने पर्यावरण मित्र हैं उनको 275 रुपए से 350 रुपए तक मानदेय मिला करता था, उसको हमने 500 रुपए करने का काम कर दिया है। वो भी लागू हो गया है, उसका शासनादेश भी जारी हो गया है। अभी तक पूर्व में एक परिवार में या तो पति या पत्नी किसी एक व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिला करती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बड़ा मन दिखाते हुए परिवार के पुरुष और महिला दोनों को ही वृद्धावस्था पेंशन देने का भी काम किया है और उसमें वृद्धि का भी काम किया है। 33,800 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हम परिवार के जो पुरुष और महिला दोनों को ही पेंशन देने का जो हमने वायदा किया था, हमने उसका पालन किया है। और इसी प्रकार से हमने जो रोजगार की जनता से वायदे किए, उसके लिए स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं हम लगातार लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने विकास का वायदा किया, हम विकास से काम कर रहे हैं। हमने जनता से जो वायदे किए हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और समय समय पर अभी जैसे ही सरकार के 100 दिन होंगे, हम 100 दिन का पूरा खाका लेकर आप एक डिबेट इस बात पे आयोजित कीजिएगा और ये पूछिएगा कि 100 दिन में आप लोगों ने कितने काम किए, और मैं एक बड़े ब्यौरा आपके सामने पेश करूंगा कि हमारी सरकार ने देखिए ये काम के लिए बोला था और ये काम हमने कर दिए हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त के लिए आपने अभी कुछ समय सीमा तय की है सर कि हाँ इतने समय में हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे? पल्लवी जी देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं हम सभी को अपना टाइम बाउंड कर रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जो समय सीमा, वो भी समय सीमा हम लोगों ने पूरी तरह से तय हम करने जा रहे हैं। और एक टाइम बाउंड जांच, यदि कोई भी आरोप आता है, यदि कोई भी शिकायत आती है, उसका निवारण करने के लिए हम लोग बिल्कुल एक टाइम फ्रेम निश्चित करके उस टाइम फ्रेम के अंदर उस जांच को पूर्ण करके उसके ऊपर कार्यवाही करने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। सुशील राठी जी, अब आपको आवाज मिल रही है? जी बताइए राठी साहब, मेरा सवाल आपसे पहले ये था कि अब जो ये ऐप लेकर आई है सरकार, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जनता तक इस ऐप के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। जनहित का कार्य है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अपनी शिकायतें वो कहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। देखिए ये लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें नेता इसके उसमें नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो है, जिनके मंत्रीगण हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटाला हुआ है,
उसमें मंत्री इन्वॉल्व है, लेकिन वो जो लोक आयुक्त है इसमें सब उसके लपेटे में आते हैं, लेकिन ये लोग उससे बच रहे हैं। ये जो नीचे अधिकारी थोड़ा भ्रष्टाचार करता, भ्रष्टाचार तो ऊपर वाले कराते हैं, सब नीचे वाले करते हैं। तो ये लोक आयुक्त क्यों नहीं ला रहे हैं? दूसरा, जिसके भाई भाई लूट रहे हैं कि डबल पेंशन जो की है इन्होंने जेंट्स के, लेडीज औरत की, आदमी की, ये तो माननीय हरीश रावत जी की योजना थी, वो तो इन्होंने बंद कर दिया था। इन्होंने जो इनकी सरकार आई, अब से दोबारा से चालू करा, तो इस योजना में तो माननीय हरीश रावत जी का पूरा सहयोग था, उन्होंने लागू किया था। तो इसमें ये क्या करेंगे, वो तो पहले से लागू है उसमें। ठीक है। दूसरा जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, उस पर ये बोलते नहीं है, और वो जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई जवाब इनका नहीं होता। ये कहते वक्त कर रहे हैं, लेकिन पिछले पूरे 5 साल ऐसे ही निकल गए और ये भी ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ ना किया है ना कुछ करेंगे। जनता ग्रस्त है और ये मस्त है। पर अभी जो कर रहे हैं उसमें सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर विपक्ष का, ये तो बताएं। आप जानकारी तो पहुंचा ही सकते हैं ना लोगों तक। नहीं, जो काम अच्छा करते हैं जनता के हित में है तो उसमें तो सब सहयोग करते हैं, विपक्ष सहयोग करता है अच्छे काम के लिए, तो क्योंकि जनता का जिसमें फायदा है उसके लिए तो इसीलिए बैठा है। लेकिन जो गलत बोलते हैं या गलत वो है उसमें सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छे काम है उसमें सहयोग तो करते हैं हमेशा। अभी आपकी दृष्टि में ये काम सही है या नहीं है? ये काम हम बता रहे हैं कि लोग आयुष को नहीं ला रहे, तो इन्होंने वादा जनता से किया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब ये प्रॉब्लम ये है सर कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें लोकपाल का कहीं जिक्र ही नहीं था। अब इन्होंने जो अपने दृष्टि पत्र में शामिल किया ये उस पर काम कर रहे हैं। 2017 में क्या था क्या नहीं था वो अब गया। नहीं तो होना तो चाहिए उसमें, कम से मंत्री या मुख्यमंत्री उसके लपेटे में आते हैं, तो वो क्यों नहीं ला पा रही? उसको लाना चाहिए ना। जनता तो ये चाहती है ना कि ये जो बड़े बड़े वो है वो भी आने चाहिए उसमें जो है। भट्ट साहब, लोकपाल के मसले को फिर से उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी से मेरा ये सवाल है। चंद्रशेखर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। बताएं सर, लोकपाल लोकायुक्त का मसला एक बार फिर से चर्चा में अब बन रहा है, तो इसे फिर से उठाया जाना चाहिए, इसके लिए एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। देखो मैडम, डबल इंजन की सरकार दे रहे हैं लोग, इसमें इनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इनके हाथ में है, अब जितने राज्यों में है उतने राज्यों में लोकपाल शुरू कर दे, इनके जहां मुख्यमंत्री वहां शुरू कर दे, तो जनता को तुम तो करता भी हो डरता भी हो, है ना। नीचे से ऊपर तक डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा जनता को होता है यार। ये कहीं लोकपाल लाते तो सारी जनता इनको नमस्कार करेगी। भाई इनके पकड़े तो मंत्री जाते हैं। मैंने कहा मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, इनके जो दलाल है ना छोटे छोटे मंत्रियों के, वो काम करते हैं, वो अगुवाई करते हैं। वो जितने छोटे हो तो डीएम को फोन करते हैं कि साहब हमारे यहाँ फलाने मंत्री जी आ रहे हैं और इतना चाहिए था कुछ। ये प्रत्यक्ष है। शायद कांग्रेस के लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता आया है। और ये प्रत्यक्ष हम यहाँ पहाड़ों दिल्ली और पंजाब में भी हो रहा होगा सर, जहां पर आपकी सरकारें हैं। अगर ऐसा होता है, इसी तरीके से सिस्टम में भ्रष्टाचार है, तो हर राज्य में होगा ना। आप कैसे इससे अछूते रह जाते हैं, ये बताइएगा जरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए भट्ट साहब, आप कैसे अछूते रह गए इस भ्रष्टाचार से? देखो मैडम, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इस बात के लिए कहा, और दिल्ली में लोकपाल के लिए जो है उपराज्यपाल जी की अनुमति के बिना कुछ हो नहीं पाता है ना। तो इसलिए एक दिक्कत है, लेकिन हम लोगों के काम करने का तरीका, एक सिस्टम है, अलग है। जैसा ये दिल्ली में हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार से बचने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं, हो रहा है। और जो अच्छी बात होगी, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जैसे अभी राशि जी कह रहे थे कि देखो जो बड़े मंत्री हैं वो अगर इस दायरे में नहीं आते तो उसका कोई लाभ नहीं है। अधिकारी तो नहीं करता, अधिकारी की क्या ताकत है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? अधिकारी को तो ऊपर से सह मिलती है ना कि भाई इसे रुपये लाओ। ये यूपी में नहीं होता था, जो हमने उत्तराखंड मांगा था। एक बात हम विचार करें, हम तो आंदोलन के हिस्से में रहे हैं, वो उत्तराखंड इसीलिए मांगा था कि भाई सीधा ऊपर से ही तय हो जाता था, ऊपर ही जो है सारे ठेके तय हो जाते, ये इसके लिए मांगा था। लेकिन आज भी वैसे ही हो रहा है, इसलिए जनता इसको देख रही है, बहुत गहराई से देख रही है।
और केवल, और एक बात बताऊं मैं आपको मैडम, ये बात बीजेपी को वोट इस बात पर नहीं पड़ता है कि भाई धामी जी चुनाव लड़ रहे थे या राम जी चुनाव लड़ते या श्याम जी चुनाव लड़ते। मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ है उत्तराखंड का, राष्ट्रभक्त जनता है, इसलिए बस राष्ट्रभक्त को मोदी जी की जय हो और सब लोगों ने वोट दे दिया। इनको क्या मतलब है, इनको जनता से कोई मतलब थोड़ी नहीं, इनके तो सांघिक संगठन काम करते हैं और ये तो आराम से पैसा इकट्ठा करते हैं। इसमें तो आपने दिल्ली सरकार में अभी तक सत्येंद्र जैन को क्यों रखा हुआ है सर? एक नहीं, उन पर तो ना जाने कितना भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है, आपकी कौन सी मजबूरी है जैन साहब को अपनी कैबिनेट में रखना? नहीं, क्या क्या मजबूरी है बताइए आप बताएं, मेरी सरकार थोड़ी ना है दिल्ली में जो मैं बताऊंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी बताए सत्येंद्र जैन के नाम बार बार अलग अलग घोटाले और भ्रष्टाचार में क्यों आते हैं, और जब आ जाते हैं तो आप कौन सी मजबूरी में बंधे हैं? वहाँ तो राज्यपाल है, राज्यपाल कुछ भी कर सकते, क्यों नहीं करते? अच्छा, उप राज्यपाल फंसा रहे सत्येंद्र जैन को, इकलौती सत्येंद्र जैन से उनकी दुश्मनी होगी इस समय? अरे नहीं, सत्येंद्र जैन करे ना, ऊपर कार्रवाई करे, हम कहाँ मना कर रहे, कोई भी है, किसी को आपकी कैबिनेट में किसी को शामिल करना और किसी को हटाना, इसमें एलजी का क्या लेना देना? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, अगर केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऑफिस में बकायदा रेट पड़ी, उनके ऑफिस में बकायदा सब कुछ हुआ, तो अगर कुछ भी करते हैं तो कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री के ऑफिस में वो हो सकती है, जब पहले केजरीवाल जी बने थे तो उनके ऑफिस में छापा पड़ा था ना, तो उनके ऑफिस में डाल दें, क्या दिक्कत है? जब मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापा पड़ सकता है तो सत्येंद्र जैन के यहाँ क्यों नहीं पड़ सकता है? सरकार क्या नहीं कर सकती, करता क्या नहीं कर सकता है? केंद्र में सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। उनके पास सारे, दिल्ली में तो ऐसा ही है, आधे इधर है आधे उधर है ना, तो इसलिए उनको करना चाहिए। चाहे केजरीवाल जी भी करते, कोई भी करता है। हमारे तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है, आम आदमी का कहना, आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी का कहना यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री क्या कोई भी करता है तो उससे कटघरे के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये आम आदमी की आवाज है, ये आम आदमी चाहता है कि जितना भी जो ये भ्रष्टाचारी है, जो पैसे लेकर के काम करता है, जो गलत तरीके से काम करता है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो और हमारे उत्तराखंड में हो, ऐसा होना चाहिए। हम इस चीज के पक्षधर हैं। संजय वर्मा जी, बड़ा आरोप यहाँ पर भट्ट साहब ने लगा दिया है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मंत्रीजियों के यहाँ से ही जब भ्रष्टाचार निकल रहा है तो सिस्टम से आप कैसे हटाएंगे? अब कोई भी काम करने आप जाएंगे, मंत्री जी का फोन चला जाएगा या फिर डीएम के पास फोन चला जाएगा। जब इस तरह की चीजें होंगी तो कभी भी भ्रष्टाचार का हटना तो असंभव सा ही है। देखिए, ये गैर जिम्मेदार पार्टी है, गैर जिम्मेदार लोग हैं, गैर जिम्मेदार इनका मुख्यमंत्री केजरीवाल है, जो अन्ना के आंदोलन को कैश कराकर, और जिसने पहले बोला था हम राजनीति से कोसों दूर रहेंगे, राजनीति में आने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन वो सीधा सीधा अन्ना आंदोलन को कैश करा रहे थे अपने एक राजनीति का एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और उसने आखिर में वही किया और दिल्ली की गद्दी पर जनता को भ्रमित करके झूठ बोलकर काबिज होने का उन्होंने काम किया। और साथ ही ये लोग इतने अराजक हैं, ये लोग चीफ सेक्रेटरी को पीटने में देरी नहीं करते, ये लोग किसी के ऊपर भी अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने में देरी नहीं करते। जब भी इनकी कोई बात आती है, कोई किसी मुद्दे में ये लोग फंसते हैं, तो सीधा सीधा इन लोगों के पास इन्होंने अपना एक ही फंडा इख्तियार किया हुआ है कि सीधा सीधा बोलो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही। आप ये बताइए, विकास करने के लिए आपको किसने रोका? आप विकास का कोई रोड मैप आपके पास यदि है तो आप लेके आइए। केंद्र सरकार जब पूरे देश भर के तमाम राज्य, एक दिल्ली को छोड़कर मैं सोचता हूँ शायद कोई भी ऐसा राज्य नहीं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो केंद्र के ऊपर उंगली उठाता हो, सिवाय आम आदमी पार्टी के। क्योंकि अराजक तत्व है, अराजक लोग हैं, अराजक सोच है इनकी। और जिस तरह से आपने अभी सत्येंद्र जैन इनके मंत्री की बात करी, जो कोरोना काल में मानवता की हत्या करने का जिसने काम किया, जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी करने का काम किया, मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक
कुछ हो नहीं सकता। और जिस तरह से ये लोग, इन लोगों की कार्य प्रणाली है, लोकपाल करते करते ये लोग सत्ता में आए थे। क्या दिल्ली में इन्होंने लोकपाल लागू कर दिया? क्या पंजाब में इन्होंने लोकपाल लागू कर दिया? क्या कांग्रेस के जो मेरे मित्र बड़ी बड़ी अभी लोकपाल के ऊपर भाषण दे रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी पंजाब में सरकार रही, क्या वहां पे आपने लोकपाल लागू किया था? राजस्थान में आपकी सरकार है, क्या वहां आपने लोकपाल लागू किया है? कि महाराष्ट्र में आपने लोकपाल लागू किया है? झारखंड में आपने लोकपाल लागू किया है? केरला में आपने लोकपाल लागू किया? आप बताएं तो कहीं का तो एक उदाहरण दे दीजिए। दिल्ली में तो एलजी के पास फाइल अटकी हुई है सर। उसके अलावा और राज्य सरकारों ने इतनी दमखम के साथ ये वादा किया नहीं था जितना वादा आप करके गए थे 2017 में। इसलिए सवाल अब आपसे उठ रहे हैं कि आपने अपना किया हुआ वादा क्यों नहीं निभाया? पल्लवी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने जो वायदा किया था, हम अपने वायदों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। हम जो बोलते हैं हम धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जनता से झूठ नहीं बोलते। ये बाकी दल गैर जिम्मेदार दल हैं, इनका कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, ये लोग जनता को भ्रम में डालने का काम करते हैं। हमने जो वायदा किया हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का हम काम करेंगे। हम जनता को फ्री एंड फेयर और पूरी पारदर्शी सरकार देने का हम लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम कर रहे हैं, विकास परक सरकार देने का हम काम कर रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है सर, अब आपने कदम बढ़ाया है। अभी तो आप 11 पर्वतीय राज्यों में तीसरे नंबर पर लुढ़क कर आ गए हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, जीरो टॉलरेंस में। तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो धामी सरकार ये कदम उठा रही है, इस कदम के बाद उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बन जाए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।